नमस्कार दोस्तों। आज आपकी 10 एक मिनट में लेना चाहूँगा। सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि थोड़ी सी लोगों में जागरूकता फैले, थोड़ी जानकारी हो जाए। क्योंकि हमारे कुछ दिन पहले हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक संसद में बयान दिया था कि इन कानूनों में काला क्या है, मुझे कोई बताए। आज 214 मौतों के बाद कृषि मंत्री को अपने समझ नहीं आ रहा कि इनमें काला क्या है और इनमें सफ़ेद क्या है। क्योंकि सरकार ने तो कुछ सफ़ेद बताया नहीं, वो तो तीन चार अपनी रटी रटाई बातें हैं कि किसानों का भला होगा, इससे किसान फैल जाएगा, आय के साधन बढ़ेंगे। तो इस तरह की बातों के ऊपर वो अपना रोज़ ही बयानबाजी करके और निकल जाते हैं। खैर छोड़ो इस चीज़ को, हम बात करते हैं इनमें काला क्या है और सरकार के हिसाब से इनमें सफ़ेद क्या है। पहला बिल, जैसे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बताया कि हर कानून में क्या है, क्या त्रुटि है और क्या अच्छा होना चाहिए। लेकिन काला क्या है, काले की बात करते हैं तो पहला बिल के अनुसार फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एक्ट 2020, अगर इसको हिंदी में बात करें, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 का है ये, और इस संवर्धन और सुविधा के अंतर्गत ही आता है। इस कानून के हिसाब से सरकार बोलती है कि हम किसान के लिए रास्ते खोल रहे हैं। आपकी जैसी मंडियाँ वो चलती रहेंगी और कॉरपोरेट कोई भी व्यापारी बाहर भी आपका सामान खरीद सकता है और किसान कहीं पे भी इसको बेच सकता है। पूरे देश में, प्रदेश में, किसी भी एक क्षेत्र में जाके अपने से 200-400 किलोमीटर दूर जाके, या हरियाणा का कर्नाटका में बेच सकता है, केरल में बेच सकता है। तो इस तरह की कुछ बातें सरकार बोल रही है। तो ये तो इसमें काला क्या है? काला इसमें किसान से बेहतर कौन समझ सकता है इसमें काला क्या है। क्योंकि एक चीज़ बताओ मुझे कि मंत्री जी, जो किसान अपनी 10-15 किलोमीटर तक की मंडी में ही भेजने के लिए सुविधा में नहीं है, तो वो इसको देश के दूसरे कोने में कैसे भेजेगा। 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। वो क्या अपना 100 क्विंटल या उसको 80 क्विंटल जितना भी हुआ उसको ट्रैली में डाल के फिर वो साउथ में बेचने जाएगा, हरियाणा से। तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी ना। ये तो वो वैसे ही हो गया कि सिर्फ नाम के लिए या ढोल बजाने के लिए ये बात की गई है, मंडी खोल दी गई है। लेकिन इसका सीधा सीधा फ़ायदा तो कॉरपोरेट को जा रहा है। क्योंकि कॉरपोरेट को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो सरकारी मंडियाँ चल रही हैं उसके बराबर में वो खरीदेगा। कुछ दिन वो अच्छा रेट दे देगा, उसके बाद मंडी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद उसकी मर्जी है, कुछ भी करे वो, अपनी मोनोपोली सेट करे, कुछ भी करे। लाइसेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लाइसेंस पहले अपने आड़ती को लाइसेंस देते थे, वो मंडी में खरीद बैठता था और अलग अलग व्यापारी आते थे, जो अच्छी बोली लगाता था वो उसको सामान को ले लेता था, उसमें कमीशन बन जाता था आड़ती का थोड़ा बहुत। लेकिन इन्होंने तो अभी लाइसेंस पर था सारा कुछ खत्म करके, अभी बाहर कोई भी आएगा वो कोई भी खरीदेगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। और इसमें ज़्यादा व्यापारियों को भी खुश होने वाली बात नहीं है। जो छोटे व्यापारी हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब इस मैदान में उतरेंगी तो वो, आप क्या समझते हैं, वो आपको कोई ट्रेड करने देंगी वहाँ पे बैठ के। इसका सिर्फ नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं है। इसमें इस कानून को काला इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो छोटा व्यापारी है और आम आदमी है उसका भी कचूमर निकलने वाला है सीधे तौर पर। चलो दूसरे कानून की बात कर लेते हैं। फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसके हिसाब से मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल है ये। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और मूल्य आश्वासन, इसमें डीप क्या है कि ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही बिल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के लिए इतनी काली है, इतनी मुश्किल भरी है कि इससे किसान पार पा ही नहीं सकता है। और सरकार बोलती है कि किसान की मर्जी है कि वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप अगर एक गांव में 100 एकड़ ज़मीन है, उनमें से 50 ने कर ली, 50 वो बाहर व्यापारी को बेचने जाएगा। वो भी तो यही सुविधा सोचेगा कि मेरा इनका कर लिया है तो यहाँ पे मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मंडियाँ तो रहेंगी नहीं, सिंपल सी बात है, मंडी तो ख़त्म हो ही जाएंगी। उसके बाद फिर वो बाहर किसको बेचेगा? अगर वो जो बच गए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो वो किसको बेचेगा? उसको भी कॉरपोरेट को ही बेचना पड़ेगा।
तो इसमें कौन सा सफ़ेद है, कौन सा फ़ायदा होता है किसान का? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हमें ऐसा उत्पादन चाहिए, उसके बाद भी उसका रेट तय करेंगे। वो कोई रेट पहले से ऐसा फिक्स नहीं होगा कि आपका थोड़ा सा नमी आ गई या 3% नमी आ गई, 4% नमी आ गई, या आपके प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट हो गया तो हम उसको उसी रेट पर ले लेंगे। इसमें बाकायदा ये लिखा जाएगा कि उसमें चेक किया जाएगा कि आपका मटेरियल कैसा है। उसके बाद किसान के साथ जो समझौता होगा उसके तहत कंपनी कुछ भी रेट उसका लगा सकती है, उसमें कितनी भी कटौती कर सकती है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसान इस चीज़ से बच सके। और दूसरा, अगर कंपनियां उसके साथ कोई भी भ्रष्टाचार करती है या उसके पैसे हड़प लेती है या उसको नहीं देती कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो किसान के पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो जाके अपनी अपील कर सके या इसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सके। एक एसडीएम को ये पावर दी गई है। एसडीएम खुद सरकार का हिस्सा होता है, जो एक एमएलए के भी प्रभाव में काम कर सकता है, सांसद के भी काम कर सकता है। और वो उसकी कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है कि वो सरकार से ऊपर निकल के कोई भी एक्शन ले लेगा। वो तो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। तो इसमें कौन सा सफ़ेद है और कौन सा इसमें किसान का भला होने वाला है? किसान तो एक खेती हार मजदूर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिंपल पहले वाले कानून से जुड़ती है, बिल्कुल स्टिक जुड़ती है, क्योंकि बाहर मंडियों के बाहर फिर कॉरपोरेट, वहाँ पे भी खेत में भी कॉरपोरेट, तो कहाँ निकल के जाएगा किसान? और अपील के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये काला है इसमें। और तीसरा इन्होंने कर दिया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये 2020 का है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया है इन्होंने, मतलब इसमें संशोधन किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें संशोधन इन्होंने ये कर दिया है कि पहले आवश्यक वस्तुओं को हम स्टॉक नहीं कर सकते थे, संग्रह नहीं कर सकते थे। वो लिमिट इन्होंने सारी ख़त्म करके, और अब ये एक सीधा रास्ता दे दिया है कॉरपोरेट कंपनियों को कि आप जितना भी चाहो स्टॉक करो। सरकार क्या बोलती है कि किसानों को ये फ़ायदा होगा कि वो भी अपना स्टॉक करें। मज़ेदार बात यह है कि किसान खुद उत्पादन करता है, उसको पता होता है कि आज मैं आलू बो रहा हूँ, आज मेरा 2 रुपये किलो बिकेगा और कुछ टाइम बाद ये 20 रुपये किलो हो जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी वो स्टॉक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी मजबूरियाँ होती है। वो 6 महीने के लिए एक फसल का इंतज़ार करता है, उसमें से फिर अपने खर्चे निकालता है, और उसके पास मतलब सोने के लिए छत नहीं होती, बारिश में उसकी छत टपक रही होती है। जो 2 एकड़ का किसान है, जो पट्टे पे धरती या ठेके पे धरती लेके काम करता है, वो कहाँ से उसको स्टॉक कर पाएगा? उसको और खर्चे नहीं निपटाने। उसको ये पता होते हुए भी कि आगे प्याज का रेट बढ़ेगा, लेकिन वो स्टॉक नहीं कर पाता है। कम से कम इतना तो जरूर ही रख सकता था पहले भी कि वो अपना खर्चा पानी निकाल सके, लेकिन नहीं कर पाता उसमें भी। अब तो बात ही जब कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, पहली बात तो आप उसमें से एक आलू भी अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो संग्रहण की तो बात ही छोड़ दो, इसमें किसान का क्या फ़ायदा हुआ? कृषि मंत्री जी थोड़ा सा सोचो इस चीज़ को। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, चलो इन कानूनों को अलग करो। एक ये तो कुछ टाइम पहले 2006 में ही बिहार में मंडी ख़त्म कर दी गई थी, एपीएमसी ख़त्म कर दी गई थी। तो उसका प्रभाव क्या रहा है कि बिहार का खेती हार आदमी मजदूर बन के रह गया है। बिहार एक ऐसा स्टेट हो गया जो सभी स्टेटों को लेबर सप्लाई करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बिहार के सांसद विधानसभा में लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हम तो सिर्फ एक लेबर सप्लायर बन के रह गए। क्या कितनी उन्नति होगी उनकी 2006 के बाद? बिहार में कितनी उन्नति होगी ये आपके सामने है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं छूटा होगा जहाँ पे कोई भी बिहार का भाई बंधु मजदूरी ना करता मिले आपको। तो उनकी ये हालत है, अगर वो 5-6 एकड़ का भी ज़मींदार है तो वो आपको 3-4 एकड़ वाले के पास हरियाणा में, पंजाब में आपको मजदूरी करता मिल जाएगा। ये तो ताज़ा उदाहरण है। और जो एक इन्होंने बनाया था ये कानून एपीएमसी ख़त्म करने का, उसके बाद ये रिजल्ट निकला है कि वहाँ पे किसान बिल्कुल मजदूर बन के रह गया। और उसके बाद इसको क्यों लागू करना चाहते पूरा देश में? मतलब चाहते क्या पूरा देश में मजदूर और कॉरपोरेट दो ही चीज़ें रहीं? ये तो सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है ना। बिहार में क्या है, एमएसपी मिलता है 1080 1800 रुपये के आसपास का एमएसपी है मक्की का बिहार में, लेकिन मिलता कितना उनको? 700-800 रुपये मुश्किल से। उनकी लागत पूरी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। फ़ायदा कहाँ से हो जाएगा? कैसे फिर दुगनी आय हो जाएगी? कैसे एक किसान ज़्यादा आय कमा पाएगा? और अगर ये चीज़ें पास होने वाली होती तो बिहार तो आज सबसे ऊपर चला जाता। लेकिन दोस्तों फिर भी
कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान करना चाहिए आप सभी को कि ये किसान क्यों बैठे हैं और क्यों इसको काला बोल रहे हैं। 2006 में बिहार में एपीएमसी ख़त्म हो गई, एमएसपी पे वहाँ आज तक कोई खरीद नहीं हुई है। 1800 रुपये का आइटम मान लो, अब मक्का है वहाँ पे 1850 रुपये का एमएसपी है, उसके 700-800 रुपये मुश्किल से उसको मिलता है, बहुत ही मुश्किल से। सरकार बोलती है कि अगर हमने एमएसपी को निर्धारित कर दिया तो हमारे को 17 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते जो ये उद्योगपति हैं, जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, ये पैसा लेके अपना बाहर भी चले जाते हैं, लाखों करोड़ रुपया इन्होंने गबन भी कर लिया, लेकिन वो सरकार उसके बारे में नहीं सोचेगी। किसानों को ये जरूर सोचेगी कि 17 लाख करोड़ का हमें घाटा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 17 लाख रुपए का घाटा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी 14 लाख करोड़ रुपए तो अभी भी सरकार काम कर ही रही है। जो अपना फूड कॉरपोरेशन जो अभी किसानों से लेता है फसल वगैरह, तो वो भी अभी 14 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर ही रहा है। तो 3 लाख करोड़ रुपए की बात बच जाती है, तो उसका भी सरकार कोई ना कोई समाधान निकाल लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सरकार के पास रास्ते बहुत हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहती। इसमें तो सिंपल सा एक कॉरपोरेट का ही दिख रहा है रोल, इसमें सफ़ेद काला ये तो सिर्फ भड़गलाने वाली बातें हैं। इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये अ, किसानों के लिए नहीं है ये चीज़ें। क्योंकि अगर उस लहजे से आप देखो कि एक कॉरपोरेट को हम कैसा फ़ायदा दे सकते हैं। कॉरपोरेट को सिंपल सा सीधी सी बात है, भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो किसान के साथ और उसको हम कहीं न्यायालय में भी नहीं जाने देंगे, और उसकी फसल का भी आप देख के भाव तय करोगे, उसके बाद उसमें नमी गलाई आ जाएगी, उसकी भी कटाई आप करोगे प्रॉपर। तो ये सारे उनको ही फायदे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर पूछे कि कानूनों के बारे में आपको क्या पता है, इसमें काला क्या, तो दिल में अपनी एक चीज़ रखो कि हमें सब कुछ पता है, और छाती ठोक के बोलो कि हमें पता है इसमें काला क्या और कि किस लिए हम बैठे हैं। कोई अनपढ़ का थप्पा लगा के किसान को नहीं छोड़ना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।